नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपकी एनर्जी लेवल लो रहती है यानी स्टैमिना कम रहता है या फिर अगर थोड़ा सा भी काम करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है या फिर आलस रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता या फिर खान पान में थोड़ा सा भी कुछ कम ज़्यादा हुआ तो उससे डाइजेशन ख़राब हो जाता है या फिर जब सीज़न चेंज होता है तो कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें या बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स कैसे करें, एनर्जी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाए और इसके बारे में आयुर्वेद की संहिताओं में हमें क्या वर्णन मिलता है, तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शक्ति को आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व कहा गया है। इसमें दो शब्द है, व्याधि और क्षमत्व। व्याधि यानी डिसीज और क्षमत्व यानी ये जो भी डिसीजेस है इससे हम खुद को नेचुरली हम इसको प्रोटेक्ट कैसे करें या इसको रेजिस्ट कैसे करें, तो इसे होने से कैसे बचे, तो यही है व्याधि क्षमत्व इस शब्द में। अब देखिए आयुर्वेद का जो प्रयोजन है यानी जो मूल उद्देश्य है वो है जो भी स्वस्थ है तो उस स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसे बीमारियों से बचाना। आयुर्वेद में कहा गया है प्रयोजनम चस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जब भी हम इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात करते हैं तो ये इंस्टेंट होने वाली या एक दिन में होने वाली प्रोसेस नहीं है। अब देखिए आयुर्वेद में जो ये इम्यूनिटी यानी व्याधि क्षमत्व के प्रकार दिए हुए हैं तो उसमें 3 प्रकार उन्होंने दिए हैं। एक है सहज बल, दूसरा है कालज बल और तीसरा है युक्तिकृत बल। सहज बल यानी जो बॉर्न इम्यूनिटी है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जन्म से ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं या वो उनकी जो एक नेचुरल इम्यून मैकेनिज्म है या उनकी इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी रहती है, वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना ये सब बहुत अच्छा रहता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इससे काफ़ी अलग दिखते हैं या एग्जैक्टली अपोजिट रहते हैं। तो ये जो सहज बल या बॉर्न इम्यूनिटी है वो हमारे हाथ में नहीं है, हाँ, लेकिन हम इसे खान पान से या फिर हमारी लाइफस्टाइल से मेंटेन कर सकते हैं। व्याधि क्षमत्व का जो दूसरा प्रकार है वो है कालज बल। काल यानी ये इसमें 2 अर्थ हम इसके निकाल सकते हैं। एक काल यानी मौसम और दूसरा काल यानी जो हमारी एज वाइज जो फेज है तो वो। अब देखिए मौसम के अनुसार भी जो हमारी इम्यूनिटी है या जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बदलती रहती है। जैसे कि हेमंत और शिशिर ऋतु में यानी जो विंटर सीजन है उसमें हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, लेकिन जो बारिश का सीजन यानी जो वर्षा ऋतु है उसमें नेचुरली इम्यूनिटी कम रहती है, इन्फेक्शन का चांस जल्दी रहता है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस सीज़न में ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब एज वाइज अगर हम देखें तो जो यंग एज है तो उसमें हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, लेकिन जो सीनियर सिटीज़न है या ओल्ड एज है तो उनमें डिसीजेस ज़्यादा दिखेंगे, उनकी इम्यूनिटी कम रहेगी, उनमें इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस दिखेगा। अब ये जो कालज बल है यानी वो सीज़न के अनुसार हो या हमारी एज के अनुसार, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है। व्याधि क्षमत्व का जो तीसरा प्रकार है वो है युक्तिकृत बल। तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जो हमारे पर्सिस्टेंट एफर्ट्स है उससे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, तो इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। अब देखिए आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा बताई जाती है। रसायन चिकित्सा को आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। जो नॉर्मली टॉनिक बताए जाते हैं उससे ये रसायन चिकित्सा बहुत अलग है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, इसको बढ़ाने के लिए ये रसायन चिकित्सा मदद करती है। और इसमें भी आहार रसायन, विहार रसायन, आचार रसायन और औषधि रसायन, इस तरह से इसके भी 4 प्रकार आयुर्वेद में बताए हुए हैं। आज की आधुनिक जीवन शैली में रसायन चिकित्सा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल वातावरण में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या जो भी खान पान हम ले रहे हैं उसकी शुद्धता के बारे में हमें एश्योरेंस नहीं है। डे टू डे लाइफ में भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बन रहा है या फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है, नींद की काफ़ी कमी है, समय कम पड़ रहा है। तो इस अवस्था में ये सभी जो चीज़ें हैं उससे एक तरह का जो एक फटीग है, टायर्डनेस है या एग्जॉस्ट फीलिंग है, ये भी काफ़ी लोगों में दिखाई देती है। स्पेशली जिनकी एज 45 से ज़्यादा है उनमें ये मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, डाइजेशन स्लो रहेगा और फिर इसका असर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी पे भी होगा। जैसे
से जो फूड हम लेते हैं उसका अगर प्रॉपर एब्सॉर्प्शन हुआ तो हमारी जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ये जो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है या फिर ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो अगर सही नहीं रहा, मेटाबॉलिज्म कम रहा, तो ऐसे लोगों में जो एनर्जी है वो कम रहेगी, इनमें फटीग है या टायर्डनेस है वो ज़्यादा रहेगा। आजकल बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, लेकिन जब हम इसे लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये सेफ, रिलायबल होना भी बहुत ज़रूरी है। आप एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक रसायन औषधि यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है बैद्यनाथ वंसार आयुप्राश। ये एक 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसमें कोई भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसमें हाईली इफ़ेक्टिव हर्ब्स है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी एज 45 से ज़्यादा है। आयुप्राश में च्यवनप्राश के साथ ही काफ़ी सारे एनर्जी बूस्टिंग हर्ब्स है। इसमें द्राक्षा है, सनफ्लावर, अश्वगंधा, जैगरी है और इसमें 52 से ज़्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स है। अब देखिए मार्केट में तो काफ़ी सारे च्यवनप्राश अवेलेबल है, लेकिन जो आयुप्राश है वो सिर्फ इम्यूनिटी को ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमारी एनर्जी है उसको भी ये बूस्ट करता है। ये हमें दिन भर एनर्जेटिक एक्टिव रहने के लिए मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, साथ ही में जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करता है। वंसार आयुप्राश में कोई भी रिफाइंड शुगर नहीं है, इसमें जैगरी, रेजिन्स इन जैसे नेचुरल स्वीटनर्स है। तो इस तरह ये एक 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसका जो डोज है तो आप इसे 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार आप इसे ले सकते हैं। इसे आप दूध के साथ ले सकते हैं या बिना दूध के भी आप इसे ले सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, तो वहाँ से आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छी इम्यूनिटी के लिए ओज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ओज क्या है? ओज है सप्त धातुओं का सार, यानी आयुर्वेद में 7 धातु बताई हुई है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इन 7 धातुओं का जो सार भाग है उसे ओज कहा जाता है। तो अगर ये ओज अच्छा बनना है तो ये सभी धातुएं भी अच्छी बननी बहुत ज़रूरी है। अब इन धातुओं का जो निर्माण है या इसका जो बनना है वो किस पे डिपेंड है? तो ये हमारे अग्नि पे डिपेंड है। आयुर्वेद में 13 तरह के अग्नि बताए हुए हैं, जैसे कि एक है जठराग्नि, 7 धात्वाग्नि यानी 7 धातुओं के अपने अपने अग्नि और 5 महाभूतों के 5 अग्नि। इस तरह से आयुर्वेद की संहिताओं में अग्नि के 13 प्रकार बताए हुए हैं और इसमें भी ये जो जठराग्नि है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में बताया हुआ है कि अगर ये अग्नि शांत होता है तो उस व्यक्ति की या उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। चरक ऋषि चरक संहिता इस ग्रंथ के चिकित्सा स्थान में ग्रहणी दोष अध्याय में हमें बताते हैं कि अगर ये अग्नि अच्छा है यानी ये जठराग्नि अच्छा है तो हमारी आयु यानी हमारी लंबी उम्र है, या फिर जो शरीर का बल है, शरीर का वर्ण यानी जो कॉम्प्लेक्शन है, यहाँ तक कि जो हमारा स्वस्थ रहना है या फिर उत्साह है, हमारी इंद्रियों का बल है, तो ये सभी चीज़ें अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हमें इस अग्नि को, जठराग्नि को अच्छा रखना है तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कौन कौन सी टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। एक्सेसिव वाटर इंटेक या एक्सेसिव लिक्विड इंटेक, जैसे कि दूध है या जूसेस है या फिर सुबह सुबह आप बिना प्यास के भी पानी पीते हैं जिसे उषापान कहा जाता है, तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब देखिए सुबह जब हम उठते हैं तो उठते बराबर हमारी भूख नहीं रहती। अग्नि को खुलने के लिए भी 1 प्रहर का यानी लगभग 3 घंटे का समय लगता है। इस समय पे ये अग्नि मंद है, तो जब आप ये पानी डालते हैं या इस तरह की कोई लिक्विड डालते हैं तो ये अग्नि और मंद हो जाता है और फिर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी सप्रेस हो जाती है। तो हमारे जो धातुएं बनने की प्रोसेस है या उसके बाद जो ओज बनना है और जिस पे हमारी ये इम्यूनिटी डिपेंड है, तो वो सभी प्रोसेस को हम एक तरह से सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह से सुबह का जो पानी है वो आपने थोड़ा संभाल के लेना है। अगर आपको प्यास है तो उतनी क्वांटिटी में आप ये पानी ले सकते हैं, ना तो सप्रेस करना है ना तो एक्सेसिव लेना है। जठराग्नि को अच्छा रखने के लिए जो दूसरी टिप हमने फॉलो करनी है वो है बिना भूख के खाना नहीं खाना है। अब देखिए जब आपको भूख नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी जो सिस्टम है वो अभी रेडी नहीं है। लगभग एक बार का खाना लेने के बाद हमें 2 प्रहर का यानी 6 घंटे का समय उसे पचाने के लिए लगता है। हाँ, जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, जिनका तीक्ष्ण अग्नि है, उनको शायद भूख जल्दी लगेगी, वो इस खाने का पचन भी बहुत जल्दी से कर लेंगे। लेकिन बाकी लोग जो है जिनको भूख नहीं है
तो उन्होंने थोड़ा सा रुकना है, भूख लगने के लिए वेट करना है। अगर आप बिना भूख के खाना खाते हैं तो ये खाना ठीक से नहीं पचेगा, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है। इसे आम विष यानी एक तरह से ये जहर के समान है। इसके कारण शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि वेट बढ़ना है यानी जैसे ओबेसिटी है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, फैटी लीवर है, स्किन से रिलेटेड काफ़ी सारे डिसीजेस है, या फिर बहुत ज़्यादा आलस लगना, नींद बहुत ज़्यादा आना। तो इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियां इस आम के बनने के कारण दिखाई देती है। बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए आप उपवास कर सकते हैं, जिसे आयुर्वेद में लंघन चिकित्सा कहा गया है। तो जब हम उपवास करते हैं तो जो भी अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जो फूड है तो उसका डाइजेशन होने के लिए मदद मिलती है। अब देखिए जनरली इंटरमिटेंट फास्टिंग बताया जाता है कि आप 12 घंटे 16 घंटे आप ये फास्टिंग करो। तो आयुर्वेद इस तरह से रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आयुर्वेद में हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसका अग्नि अलग है, उसकी पचाने की क्षमता अलग है। तो ये सब चीज़ें अलग है, तो ये समय हम इस तरह से फिक्स नहीं कर सकते। इसमें आप एक सिंपल रूल फॉलो कर सकते हैं कि जैसे आयुर्वेद शाम का जो खाना है वो जल्दी लेने के लिए बताता है, यानी सूर्यास्त तक लगभग 7 बजे तक आप आपका शाम का जो खाना है वो ले सकते हैं। और दूसरे दिन जब तक आपकी अच्छी भूख ना खुले तब तक ये आपका नेचुरल फास्टिंग हो सकता है, जो बहुत ही सुखपूर्वक होने वाला, बिना किसी एफर्ट का होने वाला ये फास्टिंग है। हमारे जठराग्नि को जैसे खाने को पचाना पड़ता है वैसे भी पानी को भी पचाना पड़ता है। तो पानी को भी अगर आप उबाल के लेते हैं, जब उस पर अग्नि संस्कार होता है तो ये पानी भी पचने के लिए बहुत हल्का होता है, एक तरह से मेडिसिनल वाटर ये बन जाता है। तो पानी उबालते समय आप इसमें या तो लौंग डाल सकते हैं, या 1-2 काली मिर्च है, या छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, तुलसी के पत्ते हैं। तो इस तरह से कोई भी एक छोटी सी आप जो मसालों की चीज़ है वो आप उसमें डाल सकते हैं। जब हम इस तरह से इस पानी को उबालते हैं तो ये हमारे अग्नि को बढ़ाने के लिए मदद करता है। अगर शरीर में ये आम दोष है तो उसको कम करने के लिए मदद करता है। यहाँ तक कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो इम्यूनिटी है तो उसको भी बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक काढ़ा भी आप बना के ले सकते हैं। तो इसमें अपने जीरा, धनिया, सौंफ इनको पानी में उबालना है, इसमें थोड़ा सा अदरक भी डालना है। तो इसे उबालने के बाद जब वो आप छान लेते हैं तो उसके बाद उसमें 2-3 बूंद नींबू का रस डालना है। तो ये काढ़ा भी बहुत अच्छा है अग्नि को बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये मदद करता है। इसके साथ ही अग्नि को बढ़ाने के लिए खाना खाने के पहले आप जैसे कि अदरक का छोटा सा टुकड़ा, उसके ऊपर सेंधा नमक लेके आप ये खा सकते हैं, या फिर जो हींग है तो इसको घी में भून के भी आप ले सकते हैं। ये जो सभी औषधियाँ हैं ये अग्नि को खुलने के लिए मदद करेगी, ताकि जो धातुओं का निर्माण है वो सही से हो, ये ओज अच्छा बने और तक हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे। आयुर्वेद की संहिताओं में हमें दिनचर्या में नस्य और कवल गंडूश का वर्णन मिलता है। नस्य यानी नाक में जो गाय का घी है उसकी बूंदे डालना, या फिर तिल का तेल आप डाल सकते हैं, तो ये नस्य है। और दूसरा जो है कवल गंडूश यानी ऑयल पुलिंग आप कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दिनचर्या में यानी हर रोज़ करने के लिए बताई गई है। अब देखिए जो भी इन्फेक्शन है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इनको एंट्री पॉइंट से ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो नस्य है या जो ऑयल पुलिंग है, इसमें तेल की एक परत बन जाती है, एक लेयर है। तो ये वायरस या बैक्टीरिया के अंदर एंट्री होने में ही उसको प्रिवेंट करती है, ताकि हम डिसीजेस से भी यानी जो आगे आने वाली जो डिसीजेस है उससे हमें खुद का हम इससे बचाव कर सकते हैं। अब देखिए ये एक नेचुरल मास्क है, हम मास्क तो रोज़ नहीं पहन सकते, लेकिन इस तरह से जो नस्य है या ऑयल पुलिंग है वो आप रोज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा बताई हुई है। ये एक साइंटिफिक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। अब देखिए आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ इन पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। तो ये तीनों दोष या इसमें से एक भी दोष जब विकृत हो जाते हैं, प्रकोपित होते हैं, तो इनका शोधन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो पंचकर्म चिकित्सा है ये आपकी शरीर में दोषों की स्थिति कैसी है, या कौन सी बीमारी है, या सीज़न कौन सा चल रहा है, तो इन सब पर ये डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह से आयुर्वेद में जो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए, ओज को अच्छा रखने के लिए, ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है इसको सही से रखने के लिए ये पंचकर्म चिकित्सा भी बहुत मदद करती है।
इस तरह से आज के वीडियो में हमने हमारी इम्यूनिटी, एनर्जी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ इनको इम्प्रूव करने के लिए आयुर्वेद आपको किस तरह से मदद कर सकता है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी ली। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।